हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज क्वांटम नंबर्स। अभी तक हमने सब कुछ हाइजेनबर्ग समझ लिया, श्रोडिंगर के बारे में इवन बहुत अच्छे से समझ लिया। नाउ वी कैन स्टार्ट क्वांटम नंबर्स। बेसिकली अगर हम क्वांटम नंबर्स को देखें तो मुझे याद आता है कि यार अगर मेरे घर पे एक डाकिया आता है और वो डाकिया एक मेरे पास कोई ख़त लेकर आता है, तो उस ख़त पे एक एड्रेस लिखा होता है। उस एड्रेस में क्या होता था, सबसे पहले मेरा नाम होता था, फिर उसके बाद मेरे मकान का नंबर होता था, फिर उसके बाद मेरे मोहल्ले का नंबर होता था और फिर मेरे शहर का नाम होता था। इन चार बातों से वो डाकिया उस एनवेलप को, उस ख़त को मेरे घर तक पहुंचा देता था। तो जैसे कि मेरा पता बताने के लिए इट्स ए काइंड ऑफ एड्रेस में हमें फोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पर्सनल चीज़ कि भाई हमारा नाम होना चाहिए, हमारे घर का नाम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, हमारे मोहल्ले का नाम होना चाहिए और हमारे शहर का नाम होना चाहिए। ये चार बातें हमें किसी भी एनवेलप को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट होती हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर्स भी चार तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स विच विल गिव यू कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम। क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो क्वांटम नंबर्स विल गिव यू बेसिकली एड्रेस। ये आपको एड्रेस देते हैं, आपके घर का नंबर का एड्रेस देते हैं। एड्रेस में पहली रिक्वायरमेंट कि आप इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहता है। दूसरी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में रहता है। तीसरी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन किस घर में रहता है। और चौथी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन का टाइप क्या है, यानी प्लस स्पिन का है कि माइनस स्पिन का है। जैसे कि अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम अपना नाम देते हैं। जैसे मेरा नाम मान लीजिए THQ है। मेरे मोहल्ले का नाम, ये M जो है मोहल्ले को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मेरे मोहल्ले मेरे घर का नंबर 117/65 है और मान लीजिए मेरे मोहल्ले का नाम काकादेव है और मेरे शहर का नाम कानपुर है। दीज आर द क्वांटम नंबर्स। तो ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शहर का नाम देता है, शहर के बारे में बताता है, यानी शेल के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन के लिए शेल उसके शहर जैसा है। जैसे हमारे लिए कोई शहर होता है ना, सिटी होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए शेल सिटी की तरह है। एल उसके मोहल्ले की तरह है। क्या मोहल्ला है, हमारा मोहल्ला काकादेव है। हमारे घर का नंबर, मकान नंबर क्या है, ऑर्बिटल नंबर क्या है। सब शेल है, फिर ऑर्बिटल आया। ऑर्बिटल में कौन से नंबर पे ऑर्बिटल, कई ऑर्बिटल होते हैं, मोहल्ले में कई घर होते हैं, तो उन घरों में से कौन सा घर है। और आप कौन हैं, आप प्लस हाफ वाले हैं कि माइनस हाफ वाले हैं। आप THQ आपका नाम है या आपका कोई और नाम है। मान लीजिए आप या तो फीमेल होंगे या मेल होंगे। अगर मेल होंगे तो आप M से होंगे और फीमेल होंगे तो F से होंगे। यानी मेल होंगे यानी कि अगर आपकी स्पिन पॉजिटिव होगी तो आप प्लस हाफ होगा S, और अगर फीमेल होंगे तो माइनस हाफ होगा, है ना बेटा। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में क्वांटम नंबर्स बताता है। चलिए हम एक एक करके क्वांटम नंबर्स के बारे में समझते हैं। क्वांटम नंबर में जैसे कि 4 क्वांटम नंबर्स का जिक्र हुआ कि स्पेसिफिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई द मेन एनर्जी लेवल, यानी कि ऑर्बिट के बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है। और मैंने अभी आपसे क्या कह रहा था कि शेल जो होती है वो एक सिटी की तरह होती है, सिटी की तरह होती है। शेल इज इक्विवेलेंट टू सिटी। उसके बाद अज़ीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। उस सिटी में अब देखिए सब इंफॉर्मेशन अबाउट दी सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे जो ऑर्बिटल नहीं, सब शेल के बारे में बताता है। सब शेल क्या है, सब शेल उसमें एक तरह से मोहल्ला है, सिटी का मोहल्ला है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है।
ऑर्बिटल बेसिकली वो मकान है, वो घर है, वो कमरा है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रहता है। अब उस घर का नंबर क्या है? ऑर्बिटल वो घर है, मकान है, मकान नंबर है ऑर्बिटल, यानी घर का नंबर, मोहल्ला फिर आपके घर का नंबर है, जो भी हो आपके। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि वो स्पिन के बारे में बताता है, यानी कि उसके नेचर के बारे में बताता है कि वो मेल है, फीमेल है, या यूँ कह लीजिए कि उसके नाम के बारे में बताता है कि जैसे मेरा नाम मान लीजिए THQ है, उसके नेचर के बारे में बताता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको क्वांटम नंबर्स, जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। अब चलिए हम एक एक बात करके एक एक क्वांटम नंबर को लेकर बहुत एलोबोरेट करते हैं, उसको समझते हैं, और फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पे वर्क करते हैं। पहला अगर हम देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, हम सब जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 0 से नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। अब आप देखते होंगे आपने कितनी सारी चीज़ें स्टडी करी, आपने रेडियस कैलकुलेट किया, आपने वेलोसिटी कैलकुलेट किया, आपने एनर्जी कैलकुलेट किया। ये वो सारे टर्म हैं जिनमें कि n का वर्ड आता था, n का लेटर आता था। आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, आपने फ्रीक्वेंसी निकाली, आपने टाइम पीरियड निकाला, करंट निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकाली, मैग्नेटिक फोर्स निकाला। दीज ऑल टर्म्स विच इन्वॉल्व n, यानी इन सभी में कहीं ना कहीं n पे ये सब के सब डिपेंड करते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते थे। और इन सारे वेरिएशंस आप पूरा बोर की कैलकुलेशंस में सब देख चुके हैं। आप r को जब जानते हैं, r कैसे डिपेंड करता था, आप जानते थे कि r n² होता है, आप जानते थे कि वेलोसिटी z/n होती है। सब जगह देखिए n आ रहा है। आप जानते थे कि एनर्जी है ना -z²/n² पे डिपेंड करती है, -13.6 वहाँ पर आता है। आप जानते हैं कि एनर्जी ऐसे है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही डिपेंड करती है। ये तमाम बातें आप सब चीज़ें अच्छे से जानते थे, यानी हर जगह पे कहीं ना कहीं n आ रहा है। ये n क्या है? n यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ शेल होती है। फिर से मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ शेल का मतलब सिटी। सिटी के बारे में पता चलता है कि कौन सी सिटी में रह रहा है इलेक्ट्रॉन, उस सिटी के अंदर किस मोहल्ले में रह रहा है, किस मोहल्ले के अंदर किस मकान में रह रहा है, किस मकान नंबर में रह रहा है, मकान नंबर में रहने वाले स्पिन इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, वो +½ है कि -½ है। ठीक, तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि साइज़ और एनर्जी सभी कुछ इस पर डिपेंड करती है। ये सब चीज़ें हम एलेबोरेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यूज़ के बारे में समझ चुके हैं। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर आप समझें तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी हम जानते हैं कि NH/2π पे डिपेंड करता है। जहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका आता है तो एंगुलर मोमेंटम में भी आता है। ओके बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे अगर हम देखें कि एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जैसे कि बात हुई कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट = 2n²। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि फर्स्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2n² हो गए, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं? K शेल का नाम फर्स्ट शेल होता है, कहीं K लिखा है तो K का मतलब n = 1, L का मतलब ये, M का मतलब ये, N का मतलब ये। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वही फार्मूला लगा दो 2n²। तो आपने देखा कि फर्स्ट शेल में K में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 18 हो सकते हैं, इसमें 32 हो सकते हैं। यानी हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से सब कुछ सॉल्व कर ले, सब कुछ देख लिया क्या क्या पॉसिबल है और कैसे कैसे पॉसिबल है। बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस्ड और भी कुछ बातें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा बातों की ज़रूरत ही नहीं है।
सारी बातें लगभग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे हो चुकी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। सोमरफील्ड को इसका श्रेय जाता है, सोमरफील्ड ने इसके बारे में बात की। जो आप वहाँ देखते थे ना स्पेक्ट्रम में वो जो फाइन लाइंस आती थी, वो फाइन लाइंस की वजह थी सब शेल। यहाँ पर लैम्डा है, कई जगह पे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम एल से भी रिप्रेजेंट करेंगे, एल से एजीमुथल क्वांटम नंबर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा बुक्स के अंदर, कहीं पे लैम्डा से भी मिल जाएगा। तो लैम्डा और एल दोनों कह सकते हैं हम, जो एज इट इज़। अब जो फाइन लाइन्स हम वहाँ पे मिलती थी हमारी, उन फाइन लाइन्स का मतलब ही था सब शेल। और सब शेल को रिप्रेजेंट करता था एल से। एल के बारे में अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर चुके थे, लास्ट टर्न पे भी डिस्कस कर चुके थे, फिर से हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि लैम्डा या एल, अगर एल की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर सब शेल, जिस सब शेल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एस सब शेल है। और उसका नाम, एस का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, एस से शार्प होता है। और उस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सब शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्योंकि हमने बताया था सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर एल की वैल्यू अगर 1 ले ली जाए तो सब शेल आपका पी हो जाएगा, हम सब जानते हैं, लास्ट टाइम पे डिस्कस भी कर चुके थे। और पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। और हम जानते हैं इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसका मतलब कि हर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पूरी सब शेल, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं। डी, एल इज इक्वल टू 2 का मीन्स डी का मतलब डिफ्यूज्ड का मतलब 5 ऑर्बिटल्स वहाँ पे होंगे, 5 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5, 1 ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 5 ऑर्बिटल्स हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स ये सब शेल आपकी 10 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगी। इसके अलावा फंडामेंटल एफ, एल इज इक्वल टू 3 यानी फंडामेंटल यानी कि उसमें एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। तो ये आपके, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स आ गए। 7 ऑर्बिटल्स मीन 14 आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं। इस तरह से आप देखिए इन सब को, ये क्या हो सकता है। फाइन सब शेल के लिए आपने देखा, आप देखिए एल की वैल्यूज हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एल की वैल्यूज हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट्स सी। एल की वैल्यूज के लिए एल जो होता है, बेसिकली एल इज डिफाइंड एज 0 to n-1। एल मीन्स लैम्डा, यहाँ पर कई बार लैम्डा कई बार एल, तो दोनों ही मैंने सिंबल दे दिया आपको, कहीं भी किसी भी तरह से आपसे पता कर लिया जाए। अब n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, इस बात को समझिए ज़रा। इफ़ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मीन्स l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0 मीन्स s सब शेल। इसका मतलब ये हुआ कि 1s को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन l इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वहाँ p सब शेल या d सब शेल या कुछ ऐसा होगा, तो वो नहीं होगा। 1p या 1d ये पॉसिबल नहीं है, ये और ये गलत है। केवल n इज इक्वल टू 1 ही सही है। n इज इक्वल टू 1 पे केवल s सब शेल होगा, क्योंकि l की वैल्यू सिर्फ 0 आ रही है बेटा। देखिए n इज इक्वल टू 1 पे l की वैल्यू 0 है, एक सब शेल है, तो यहाँ 1s या 1p इस टाइप से नहीं होगा बेटा। अगर केस ऑर्बिट को ले लिया जाए, l ऑर्बिट को, तो n की वैल्यू 2 आएगी। n की वैल्यू 2 है और 0 to n-1 है, तो 0 to n-1 का मतलब क्या हुआ भाई, l की वैल्यू कितनी हो गई, 0 to n-1, 2 - 1, 0 से 1, तो 0 1 से 1 में कौन कौन आता है, 0 और 1। 0 के लिए कौन, s, 1 के लिए कौन, p, और n इज इक्वल टू कितना ले रहे हो, n इज इक्वल टू ले रहे हो 2,
तो इससे बना क्या 2s और 2p। तो ऐसे यहाँ पे 2s और 2p बना, देखिए। अब अगर आप 2d लिख दोगे ना, कहीं 2d लिख दिया आपने, तो वो गलत हो जाएगा, ये 2d गलत हो जाएगा, क्योंकि d के लिए l इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, और यहाँ पर आपका 2 में l इज इक्वल टू 2 होता ही नहीं है, l 0 और 1 होता है। तो इससे हमें एक ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि भाई अगर हम इसको 2p लिख सकते हैं लेकिन 2d नहीं लिख सकते, यहाँ हम 2f कहीं लिखा है या 2d लिखा है, क्योंकि 2 नंबर की शैल में d या f सब शैल होगी ही नहीं, और वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। 3 नंबर की शैल की बात करें तो 3 नंबर का फिर वही 0 2 2 3 -2 2 0 1 2 0 1 2, 0 का मतलब s और 1 का मतलब p और 2 का मतलब d। इसका मतलब यहाँ पर 3s 3p 3d हो सकता है, लेकिन 3f अगर तुम सोचो तो 3f नहीं हो सकता, 3f नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 नंबर की शैल में f सब शैल होगी ही नहीं। फिर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 के लिए आप देखें तो n इज इक्वल टू 4 के लिए s के लिए 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए 0 के लिए क्या होगा s, इसके लिए p, इसके लिए d, इसके लिए f। यहाँ पे चारों हो सकते हैं। इट मीन्स 4s ओके, 4p ओके, 4d ओके, 4f ओके। और आप इससे पहले सब जगह टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, टोटल आप निकाल ही चुके हैं कि सब शेल में कितने होते हैं, तो वो तो कैलकुलेशन इजी है आपके लिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका मतलब आपने L की वैल्यू को समझ लिया कि L कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो सकता है। अब S सब शेल और P सब शेल और D सब शेल, इन सब के बारे में भी आपने वर्कआउट कर लिया। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन्होंने इसको n इज इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग एनर्जी एंड साइज में भी देख लिया चीज़ों को। तो ये सब तो आपके लिए कोई भी मतलब मीनिंग नहीं रखता है भाई। ऑब्वियसली जब सबसे कम एनर्जी नीचे वाले की हमें जानते ही हैं, ई जो होता है, ई जैसा कि हम सब जानते हैं, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -13.6 z² / n²। तो इससे आप क्या निकालते हो, ये जो माइनस जब इसके साथ आ जाता है तो बेसिकली ये आपका n² पे डिपेंड कर रहा है, ये उल्टा हो जाता है ना, माइनस से रिवर्स का साइन। तो n का साइज बढ़ता गया, एनर्जी बढ़ती चली गई, है ना। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने देखा था उसके बाद कि वो जो फाइन लाइंस थी, आप जैसे स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहे थे, तो स्पेक्ट्रल लाइंस में आपने देखा होगा कि वो जो फाइन लाइंस थी, वो स्पेक्ट्रल लाइंस में एक तो जवाब था कि हमारी लाइंस के अंदर क्या था, लाइंस के अंदर फाइन लाइंस थी, और फाइन लाइंस के भी स्प्लिट थी, स्प्लिटेड लाइन थी, स्प्लिटिंग लाइंस का था, लाइंस की स्प्लिटिंग थी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस थी ना, वो बेसिकली ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो जो फाइन लाइंस थी ना, वो बेसिकली सब शेल को रिप्रेजेंट कर रही थी, और जो लाइंस थी ना, वो बेसिकली शेल को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो स्पेक्ट्रल लाइंस ही सब कुछ क्वांटम नंबर्स के बारे में अपने आप बता देती हैं। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन थी वो ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये काम किसने किया था, ये आपके ज़ीमैन और स्टार्क, इन लोगों ने किया था। तो ऑर्बिटल्स की सर्च के लिए जो क्वांटम नंबर्स डेवलप हुए, दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट पहले देखा गया था, इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद में देखा गया था, तो इसलिए ज़ीमैन को इसका कंट्रीब्यूशन चला गया और इसका नाम भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। देखिएगा, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एन ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू डिजेनरेट ऑर्बिटल्स
डिजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स दोज आर हैविंग अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जीज, ऐसे ऑर्बिटल्स को डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक आपका थोड़ा सा यहाँ पे था, ये 3p हैं। अब आपके ये 3p हैं, या 3p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3। तो ये 3px एक है, एक py है, एक pz है। सो दीज आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। px, py, pz आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब s का ऑर्बिटल देखिए इसके नीचे है, s सबशेल में, और d का देखिए इसके ऊपर 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो ये 5 जो हैं, ये 5 ये सब डिजेनरेट हैं, ये तीनों डिजेनरेट हैं, ये 1। लेकिन इनमें कंपैरिजन देखो तो इससे ज़्यादा इसकी और इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी है। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब हैविंग इक्वल एनर्जीज, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। हाउ विल यू कैलकुलेट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को ज़रा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और इससे बहुत अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L2 + L होती है बेटा। जैसे कोई आपसे कहे L = 0 है, तो L = 0 का मतलब क्या हुआ? L = 0 का मतलब हुआ S सबशेल। अब ये देख लो कि उसके अंदर जितनी भी ये वैल्यूज़ होती है ना, ये सब वैल्यूज़ क्वांटम नंबर, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब m कितना होगा? m = ओनली विल बी 0, क्योंकि -L0 है तो m 0 होगा। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ s ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिस इज ओनली 1 ऑर्बिटल एंड दैट इज s ऑर्बिटल। अब चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं। L = 0, L = 1 की बात करते हैं। L = 1 का मतलब है p सबशेल, और p सबशेल है। अब p सबशेल में L की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -1 2 + 1 मीन्स -1 0 and +1। इट मीन p सबशेल हैविंग 3 ऑर्बिटल्स। देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, 3 ऑर्बिटल्स हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दी। 1 ऑर्बिटल हैविंग नेम px। आप कोई कह दे कि इस वाले ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर क्या है, तो आप कहोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस वाले ऑर्बिटल का -1 है। इस वाले का कितना है, तो आप कहोगे 0 है। इस वाले का कितना है, तो आप कहोगे 1 है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि L = 1 जब होता है और p सबशेल होती है, तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। वन इज px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। px ऑर्बिटल इज अलोंग, ऑर्बिटल इज डम्बल शेप एंड अलोंग x एक्सिस। ये सब डिस्कशन में कुछ देर पहले आपसे कर चुका था। एंड py इज डम्बल शेप अलोंग y एक्सिस एंड pz इज डम्बल शेप अलोंग z एक्सिस, हैविंग क्वांटम नंबर -1 0 1। ठीक है बेटा। थिंक अबाउट, तो L = 1 में जब आपने देखा इस p सबशेल में, एंड 1 ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि ओवरऑल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब L = अगर 2 होता, इफ L = 2, L = 2 मीन्स, L = 2 मीन्स L = 2 मीन्स यानी कि m की वैल्यू -2 से +2। L = 2 है, इट मीन्स m की वैल्यू -2 to +2। -2 to +2 मीन्स -2 -1 0 1 and 2। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, इस तरीके से 1 2 3 4 5। इस ऑर्बिटल का
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2, इसका -1, इसका 0, इसका 1, इसका 2। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैं आपके -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को। ये पांचों के पांचों डी सबशेल में मौजूद डी ऑर्बिटल्स यानी 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इनके नाम मैंने आपको बताया थे, डबल डबल शेप के होते हैं, आगे फिर एक्सप्लेन करूंगा। डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और सब के बारे में डिस्कशन भी थोड़ा बहुत हम लोग कर चुके हैं। 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पर। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई आपसे कहे कि L = 2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, तो आपका जवाब होगा 10। बिल्कुल L = 3 की मैं बात करूँ, L = 3 का मतलब -32 + 3, -32 + 3। अब -32 + 3 में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब देखिए इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये देखिए वी आर गेटिंग 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, वी आर गेटिंग हियर 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और इस वाले अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इतना है, इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसमें इतना है, इस इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसमें इतना है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये है। Obviously 1 electron can have maximum 2 electron, 1 orbital can have maximum 2 electron, means 7 to just 14 electrons. अब इलेक्ट्रॉन तो वहां पर मौजूद है, लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। अगर एक है तो ऑब्वियसली ठीक है, चलो भाई उसकी स्पिन क्या होगी। इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रोटेटिंग अलोंग द, अब उसको हमें पहचानना है कि उसका रोटेशन अपनी एक्सिस पर कितना होगा। देखिए उसका भी अपना एक स्पिन है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसका भी अपना एक स्पिन है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इफ़ इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन दिस वे, अगर इलेक्ट्रॉन यूँ ऐसे, ये एक्सिस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन, 2 ही तो पॉसिबल है रोटेशन, या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन विच रोटेट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूम रहा है, पर जिस एक्सिस पे वो है उस पर भी वो घूम रहा है। तो यहाँ पे जो स्पिन की बात हो रही है ना, वो इसके चारों तरफ की बात नहीं हो रही है, ये इसके अपने एक्सिस पर, इट्स ओन एक्सिस। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे घूम रहा है? आइदर इट इज़ मूविंग इन क्लॉकवाइज और इट इज़ मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज। इसकी बात नहीं हो रही है, 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 या इसकी बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन के अपनी एक्सिस की, खुद की एक्सिस की बात हो रही है। अपनी एक्सिस पर, जिसे हम सेल्फ रोटेशन कहते हैं, उस सेल्फ रोटेशन में या तो उस 50% चांसेस हैं वो क्लॉकवाइज होगा, या 50% के चांसेस हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यहाँ पे +½ दिखाएंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो -½ दिखाएंगे। अब आपको एक सच और बताऊं, इन्होंने जो माइनस और प्लस किया था वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं था, माइनस भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है हमारे कन्वेंशन पर कि हम स्पिन को कैसे लेते हैं। लेकिन आम तौर पर जनरली वी आर टेकिंग क्लॉकवाइज एज ए पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज एज ए। ये हाफ कहाँ से आया? ये 50% से हाफ आया, 50% से हाफ आया, तो +½ या -½ इस तरीके से मैंने इसको +½ रोटेशन कह दिया या -½ कह दिया। एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि भाई स्पिन अगर 2 हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमने कहे 2, अगर सिर्फ ऐसा है तो उसकी स्पिन आप दिखाओगे कि +½ हो गया, और अगर 2 हैं तो ये वाले का +½ हो गया, इस वाले का -½ हो गया। इस वाले का आप +½ कह दो और इस वाले का आप -½ कह दो, बस
प्लस हाफ माइनस हाफ, स्पिन अपने हिसाब से स्पिन की मल्टीप्लिसिटी, और बहुत कुछ आगे चीज़ें हम लोग देखेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी से एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती है, एक्सचेंज एनर्जी से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बात करेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात, अगर स्पिन की बात आई है तो हम थोड़ा सा स्पिन मल्टीप्लिसिटी की भी बात कर लेते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा एस प्लस 1। मतलब क्या हुआ, मतलब देखिएगा क्या हुआ। ऐसे मान लीजिए ये आपके फाइव हमें लोगों को फिल करना है, 5 लोगों को फिल, 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो हमने 2 करके इनको फिल कर लिया और 1 कर लिया। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली, तो यहां देखिए आपके क्लॉकवाइज कितने हैं, 5, और 5 इंटू हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज कितने हैं, 2, नहीं क्लॉकवाइज कितने हैं, 1 2 3 हैं क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितने हैं, 2 इंटू माइनस हाफ प्लस 1 2। अब देखिए ज़रा, 3/2 माइनस 2/2 यानी कि सिर्फ 1/2 आया, इज इक्वल टू 2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आई। अब एक दूसरा केस आप देखते हो, यहाँ पर इन पांचों में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप सिंगल फिल कर दो, सिंगल फिल कर दोगे, और उसके बाद आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 5 हैं, 5 के 7 आपके प्लस हाफ पे मूव कर रहे हैं, प्लस 1, तो देखिए ज़रा कितना हो जाएगा, 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा बेटा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। इसीलिए हुंड ने जब ये रूल बनाया था ना, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो वो ऐसे ही निकाल के बनाया था। अभी हम डिस्कस करेंगे हुंड्स के, पॉली के, आप बहू के। क्योंकि स्पिन आ गया था इसलिए मैंने स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एटॉमिक ऑर्बिटल SPDF और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, है ना, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। S ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है और S लोब के तरीके से होता है। P ऑर्बिटल आपका इस तरीके से। P ऑर्बिटल में आपको बताया था, फिर से एक बार समझ लो कि अलोंग Z एक्सिस, अलोंग X एक्सिस, अलोंग Y एक्सिस, अगर X एक्सिस आप कोई ले रहे हो तो PX हो जाएगा, अलोंग Y एक्सिस अगर कोई ले रहे हो तो वो PY हो जाएगा, अलोंग Z एक्सिस अगर कोई ले रहे हो तो वो PZ हो जाएगा। डम्बल शेप का होता है, सबको एक जगह पर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर जाएगा। ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डी ऑर्बिटल के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डी ऑर्बिटल में X, Y, Y, Z और ZX के बारे में जब मैंने उनके नोडल प्लेन बताए थे, फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर X, Y है तो X, Y के, फिर से एक बार मैंने आपको बता दूं कि X और Y अगर है, ये X है, ये Y है, तो ये उनके नोडल, ये उनके प्लेन में है। X, Y अगर उनके प्लेन में है तो कौन कौन से प्लेन में कुछ नहीं है, Y, Z और ZX में कुछ नहीं है, तो ये कौन हो गए, ये उनके लिए नोडल प्लेन हो गए। ये डिस्कशन हमने किया था जब हम श्रोडिंगर की बात कर रहे थे, है ना, ये डिस्कशन हमने किया था जब हम श्रोडिंगर की बात कर रहे थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई YZ और ZX में आपका ये हो गया, ठीक। अब आप ज़रा समझिएगा, इसी चीज़ में हम YZ की बात करें तो Y और Z के प्लेन में ये है, तो यहाँ पे XY और ZX ये कौन हो गए, ये नोडल प्लेन हो गए। दीज आर द नोडल प्लेन्स। ZX है तो XY और YZ,
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो ये नोडल प्लेन हो गए आपके। अब इसमें क्या आपको मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो उससे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये आपके दो नोडल प्लेन निकल के आते हैं। अब डी जेड स्क्वायर आप सब जानते हो कि ये भाई ऐसे होता है और बीच में एक सर्कुलर होता है और बाकी ये कोन ऐसे होती है। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि एक पिरामिड की कोन है, तो ये जो पिरामिड की कोन जहाँ पे होगी वहाँ पर इसकी डेंसिटी 0 होगी, तो इसलिए इस कोन को हम कहेंगे, कोन के इस पॉइंट को, कि यहाँ पर ये नोडल पॉइंट आपको मिलेगा। तो यहाँ प्लेन नहीं मिलेगा तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। आपने इसमें देखा कि x के अलोंग था, तो y और z, y एक्सिस और z एक्सिस आपके नोडल प्लेन हो गए। यहाँ y के अलोंग था तो x और z आपका नोडल प्लेन हो गया, यहाँ z के अलोंग था तो x और y आपका नोडल प्लेन हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, x और y के बारे में सब चीज़ें समझ चुके हैं। f ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर लें। f ऑर्बिटल्स के बारे में जैसे बताया था कि कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स शेप इसलिए बता दिए थे क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो ट्रिपल डंबल हो जाते हैं, 4 डंबल हो जाते हैं, या फिर डबल रिंग हो जाती है। अब यहाँ देखिए ये ट्रिपल डंबल है। ट्रिपल डंबल में भी अलग अलग तरह से है, अलग अलग डिफरेंट तरह के शेप हैं, और ये आप कभी भी ऐसा नहीं आता इन सबको याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सो डजंट नीड दिस ऑल थिंग्स। एल की वैल्यू 3 होती है और ये सब हम जानते हैं। ऑर्बिटल्स का हमने अभी डिस्कशन किया था कि 7 होते हैं, 7 किस तरीके से होते हैं वो भी आप समझ लिया आपने सब चीज़ें। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए तो बस एक तरीका अपनाते हैं कि भाई हमने 7 बॉक्स बना लिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस 7 बॉक्स बना लिए, ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। बहुत इजी होता है बेटा। रिलेटिव एनर्जीज़ के बारे में और एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स और उनके फ्रीक्वेंस के बारे में। अब चलिए, हमने अभी तक की जितने की क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन कर लिया, और क्वांटम नंबर्स के डिस्कशन के बाद से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि भाई आखिर इन क्वांटम नंबर्स और उनके ऑर्बिटल्स और तमाम चीज़ें डिस्कशन हो गया। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने के लिए यहाँ पर हमें 3 लॉज को फॉलो करना पड़ता है। एक आपवाहु रूल, दूसरा हुंड्स रूल, एंड थर्ड वन इज पॉलीज रूल। अब देखिए रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपवाहु का रूल क्या है? आपवाहु रूल बेसिकली ये आपको बताता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज को कैसे फॉलो करेंगे? तो n+l रूल को फॉलो करता है ये। अब n+l रूल को कैसे फॉलो किया जाएगा? देखिए मैं आपको बताऊं, n+l रूल को फॉलो किया जाएगा। n+l रूल को कैसे फॉलो करेंगे? कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, क्या होते हैं? तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका। क्या फंडा है पता है? 2s 2p, फिर 3s
फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4f, फिर 5s, 5p, 5d, 5f, फिर 6s, 6p, 6d, 6f, फिर 7s, 7p, 7d, 7f। मान लीजिए ये हैं आपके, और इन्होंने एक तरीका बताया कि भाई एक सिस्टम बहुत अच्छा सा हम आपको बता रहे हैं कि आप एक काम करिए, एक ऐसे एरो बनाइए, फिर दूसरा एरो ऐसे बनाइए, तीसरा एरो ऐसे बनाइए, चौथा एरो ऐसे बनाइए, पांचवा एरो ऐसे बनाइए, छठा एरो ऐसे बनाइए, सातवां एरो ऐसे बनाइए। फिर आप देखिए ये जो आपने बनाया है ना, इनको एक लास्ट कॉर्नर को मतलब हेड को टेल से आप कनेक्ट करते चले जाइए, हेड को टेल से आप कनेक्ट करते चले गए। हेड है, हेड्स को के बाद टेल, यहाँ पे आपने कनेक्ट कर लिया इसको, फिर इस हेड के बाद टेल, 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 फिर इस हेड के बाद टेल। ये हेड और टेल बेटा इस तरीके से आता चला जाएगा, हेड के बाद टेल, हेड के बाद टेल, हेड के बाद टेल, इस तरीके से सारे ऑर्बिटल्स आपके फिल होते चले जाएंगे। देखिए क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या निकल के आया, ज़रा समझिएगा। सबसे पहले क्या आया 1s, उसके बाद कौन आया 2s, उसके बाद कौन आया 2p, उसके बाद कौन आया 3s, उसके बाद कौन आया 3p, उसके बाद कौन आया 3p के बाद 3d, 3d के बाद कौन आया 4s, 4s, 4s के बाद एक मिनट कहाँ गया, ये जो है आपका ये 2p, 2p के बाद कौन आया 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d ना, हाँ 3p के बाद 4s, तो 3p के बाद 4s, और 4s के बाद फिर देखिए ऐसे आया 3d, फिर कौन आया 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s। ये देखा आपने, तो ये इससे हमें मिला। आप इसमें हर जगह देख लीजिए, आपको n+l को फॉलो करते हुए दिखेगा। अब पहला जो मुझे पॉइंट है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये है कि भाई ये 4s हो गया, ये 3d यार बाद में आ गया, या ये 3d है और ये 4p, चलो 3 और ये तो उल्टा हो गया, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d आ गया, तो इसका क्या मतलब है? या 4p और 5s, इसका क्या मतलब है? इनको सबको मैं किस पर कंपेयर करके देखूंगा? n+l रूल को देखूंगा कि n+l रूल यहाँ पे किस तरीके से कंपेयर हो रहा है या फॉलो हो रहा है। लेट्स सी। अब ये आपने देख लिया। अब मैंने एक देखा कि भाई 1s के बाद 2s के बाद इस तरीके से ये चीज़ें आ गई आपकी। तो मेरे एक कन्फ्यूज़न था कि यार ये 3d और 4s में देखते हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसका n+l ले लिया हमने,
इसका n प्लस एल कितना होगा 3, एल कितना है इसका 0 1 2, इसका 5 है, 5 आ गया बेटा। इसका कितना आएगा n प्लस एल 4 + 0 यानी 4। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये रिप्रेजेंट हो गया कि भाई जो 4s की एनर्जी से 3d की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि n प्लस एल ज़्यादा है। जिसके लिए n प्लस एल ज़्यादा, उसके लिए उसकी एनर्जी ज़्यादा। बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए आप एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल, 1s 2s किसी का भी निकालना हो तो आप ऐसे कर लो। अब जैसे आप मान लीजिए आपके पास 4p है और आपके पास 3d है, 3d है भाई। अब आप यहाँ पे n प्लस एल करना चाहते हो, तो ये आ गया 4 + 1, तो ये 5 हो गया, और ये आ गया 3 + 2, तो ये 5 हो गया। अरे यहाँ दोनों जगह बराबर आ गया, पर एनर्जी किसकी बराबर होगी? तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर n प्लस एल इक्वल है देन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लो। अब यहाँ का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है, यहाँ का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर 3d से 4p को ज़्यादा तवज्जो दे दो कि भाई 3d से 4। ये सब बातें अब ये तो अचानक से आपको दे दी जाए तो आप निकाल लोगे, लेकिन आप देखो तो यहाँ पर ये पूरा की पूरा अरेंजमेंट इसी तरीके से मैच हुआ है। 4s से ज़्यादा 3d और 3d से ज़्यादा 4p। हर जगह पर आप देखोगे तो ये n प्लस एल रूल का जो कॉन्सेप्ट था वही आपको लगा हुआ दिखा कि कैसे क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ, वो तो हम अभी भी सब डिस्कस कर चुके हैं। ये इसमें 7 होते हैं तो 7 × 14, इसमें 5 होते हैं d में, तो इसमें p में 3 होते हैं और s में 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कर चुके हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये सब हम कर चुके हैं। n प्लस एल रूल के बारे में अभी डिस्कशन किया है हमने कि n प्लस एल रूल क्या होता है। n प्लस एल रूल के बारे में 1s 2s 2p इन सब की अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे ना, इन सब की अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे तो कैलकुलेशन आपको बहुत ही आसान दिखेगी। वही सिंपल सी बात, n प्लस एल किस में ज़्यादा है, जिसमें n प्लस एल ज़्यादा है उसका वो ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो कंपेयर करो तो 3d या 3p और 4s को अगर आप देख लो, किसी को भी देख लो, लोएस्ट वैल्यू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो आप किसी को भी देख सकते हो, 3d या 4s को देख सकते हो। वही फॉर्मूला n प्लस एल रूल का, सिंपल सा वैल्यू लगाते चले जाओ। फिर वही 2p 3s है ना। जैसे यहाँ पे देखो कंपेयर किया कि 2p और 3s क्या क्या करते हैं, तो 2p में क्या करोगे, n प्लस एल निकाल लो। 2 + 1 कितना आया, 3 आया। इसका कितना आया, 3 + 0 3 आया। लेकिन क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ ज़्यादा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ ज़्यादा है, इसलिए 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अब बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने आपको 1s 2s करके जो हेड टू टेल मिलाते हुए साड़ी का किनारा बनाते हुए जो तरीका बताया था, उसी तरीक़े को फॉलो करते हुए अगर मैं एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो भी मेरे सामने यही आएगा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका था। 1s के बाद 2s 2p फिर 3s फिर 3p। देखिए फिर 3d वाला ऊपर चला गया और 4s वाला नीचे आ गया। क्यों ऐसा हुआ, आपको भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप देखिए 4p फिर 4d 4f, और ये पूरा डिस्कशन हम अच्छे से इसमें 1s 2s वाला जो तरीका नहीं ना, उससे आपसे कभी गलती नहीं होगी। 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5d 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। Again the same thing, this is this and this, this and this,
दिस एंड दिस। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही इजी हो जाती हैं आपके लिए अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो। फिर वही हैड टू टेल, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद यहाँ से शुरू करो, फिर इसके बाद यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो। फाइनली आप इसी वे को, इसी तरीके को फॉलो करेंगे और n+l रूल को फॉलो करेंगे। ये पूरा के पूरा अववाहु का प्रिंसिपल था। Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle means one orbital can have maximum 2 इलेक्ट्रॉन, या कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। वन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। हुंड्स रूल में जैसे कि अभी आपने देखा, इन्होंने कहा कि अगर इफ आई हैव टू फिल 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर मैं, एक तरीका है कि मैं पहले दोनों डबल डबल करके फिल कर दूं, और एक तरीका है पहले सिंगल सिंगल फिल करूं, और सिंगल फिल करने के बाद जब हाफ फिल्ड हो जाए, कंप्लीट सारे के सारे ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाए, और अगर बचे तब मैं पेयरिंग स्टार्ट करूं। दिस इज कॉल्ड हुंड्स रूल। ये क्यों किया था? ये हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के कॉन्सेप्ट पे किया था, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है ना, उतनी ज़्यादा उसकी एक्सचेंज एनर्जी होती है, और जिसकी जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है ना, उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो कुल मिला के दुनिया में हर बात है किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। अब आप समझिए कि अगर यहां पर आप निकालते हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो क्या करोगे? 2 इंटू, आप वो तरीका अपनाइए, 2 आपके और 2 आपके कैसे हैं? माइनस हाफ वाले हैं, तो ये तो कैंसिल हो गए, मीन्स स्पिन 1 है। और यहां पर निकालिए, फॉर्मूला याद आया ना? अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी डिस्कस किया था। यहां पर आप करोगे तो क्या होगा? 3 आपके हाफ वाले हैं और 1 आपका माइनस हाफ वाला है। तो आप देखिए ना, 3/2 -/2 मतलब 2/2 मीन्स 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। अब यहाँ की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है और यहाँ की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो अगर कहीं पर हमें एक स्टेबल चीज़ मिल रही है, दूसरी जगह कम स्टेबल चीज़ मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में अभी डिस्कस कर चुके थे। क्या होता है? चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? काम कर लेते हैं ना, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उसके सारे क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि फाइंड ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 4s2 मान लीजिए ये कोई कह दे आपसे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके क्वांटम नंबर्स निकालते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए n = 4, दूसरे के लिए भी n = 4, उसके लिए l = 0, उसके लिए भी l = 0, इसके लिए भी m = 0, इसके लिए भी m = 0। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वहाँ पर एक के लिए आपका एक की स्पिन आएगी +½ तो दूसरे की स्पिन आएगी -½ तो यहाँ पे फिर स्पिन आपकी अलग हो गई। तो ये आपके देखिए सारे क्वांटम नंबर सेम रहे।
लेकिन लास्ट का आपका ये चेंज हो गया, है ना। तो इस तरह से आप क्वांटम नंबर अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैसे क्या कर सकते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कुछ और पॉइंट देख लेते हैं थोड़े से अच्छे से, कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो कुछ क्रोमियम है या कॉपर हैं, ये थोड़े से चीज़ें डिफरेंट करती हैं। क्रोमियम को आप जानते होंगे, क्रोमियम आपका 24 होता है। इसको आप फिल करते हो जब, तो इसमें जो फिलिंग में कंडीशन आती है ना, तो एक काम करते हैं ना, पहले आर्गन 18 तक हो ही जाता है और 4s2 आपका 20 हो गया। फिर आपका 3d4 आना चाहिए। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि ये ना होकर यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी की वजह से और इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये हम सब जानते हैं कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर मोर स्टेबल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ से एक्सचेंज कर जाए तो ये सब के सब हाफ फिल्ड हो जाएंगे। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाईली एक्सचेंज एनर्जी रिलीज करते हैं, वहाँ पे कपलिंग एनर्जी नहीं होती है, एक्सचेंज एनर्जी बहुत अच्छी होती है। इस वजह से क्रोमियम के इस वाले डायग्राम, इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सही माना जाता है, उसको गलत माना जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से क्रोमियम की तरह ही आपका मोलिब्डेनम होता है और उसमें भी आपका जैसे क्रिप्टन हम लेते हैं और ये आपका 5s1 और 4d5, इस तरीके से इसे सही माना जाता है, बाकी वाले को सही नहीं माना जाता। ऐसे टंगस्टन भी आता है, टंगस्टन में जीनन अगर आप ले लें और ये आपका 6s और 5d5, तो इसमें भी इस तरीके से करेक्शन माना जाता है। तो इस तरीके से क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन आपके इस तरीके से आ गए बेटा। वहीं पे मैं कॉपर की अगर बात करता तो कॉपर में 29 होता है। 29 में कैसे करते हैं, आर्गन 18, 4s2 20 और 3d9, ये करते हैं। वैसे फिल करने को तो ऐसे ही फिल करना चाहिए था, लेकिन ये गलत माना जाता है। बल्कि इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये सही माना जाता है, क्योंकि D10 हो गया ना, तो फुल फिल्ड हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से कॉपर के बाद अगर आप सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी ऐसे आ सकता है आपका। आप क्रिप्टन ले लो, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 5s2 4d9, लेकिन ये गलत लिया जाएगा। क्या सही होगा, ये सही होगा 5s1 4d10। गोल्ड ले लो आप, गोल्ड में क्या होगा, जीनन 6s2 5d9, जीनन 6s1 5d10, ये आपका सही ले लिया जाएगा। तो ये कॉपर और सिल्वर और गोल्ड में एक तरह का वेरिएशन होता है और वहाँ पे उस तरह का वेरिएशन होता है। थोड़े से कैलकुलेशन इसमें पैलेडियम और प्लेटिनम में भी होते हैं, लेकिन वो भी आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल थे वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब ये बोरॉन है, ये सब जैसे 5 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी। 5 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा इसमें, भाई 1s2 2s2 2p1 2 n2 n2 1, है ना। 6 नंबर का कार्बन, 7 नंबर का ऑक्सीजन, ये एटम Z नंबर का 1s2 2s2 2p6 होता, लेकिन यहाँ पे 2p4 कर दो। अब 2p4 होता तो कैसे फिल करते आप, 1s में दोनों आ गए, 2s में दोनों आ गए, और 2p में 4 करने थे तो पहले 1 1 फिल करेंगे, फिर डबल करेंगे।
फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियॉन, है ना बेटा। तो ये सब चीज़ें थी आपकी। ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया इलेक्ट्रॉन, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। हम इसमें और कुछ स्पेशल बातें भी हमेशा जब क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन पे वर्कआउट करेंगे तो हम बहुत अच्छे से और चीज़ों को भी सीख सकते हैं। लेकिन दिस चैप्टर इज़ नाउ फिनिश्ड। एक रिविजल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम लोग और करेंगे हाफ एन आवर का, एंड दैट इज़ कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।